नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि क्या सच है, क्या झूठ है, किन अफवाहों से आपको दूर रहना चाहिए और साथ में हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज दुनिया भर के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे पश्चिमी देशों के मुकाबले एशियाई देशों का हाल इस महामारी से लड़ाई करने में कहीं बेहतर दिख रहा है। हालांकि शुरुआती दौर में चीन, रूस, दक्षिणी कोरिया और ईरान जैसे एशियाई देशों में महामारी का प्रकोप बहुत ज्यादा था, लेकिन वक्त के साथ स्थिति बेहतर हो गई। लेकिन भारत में स्थिति धीरे धीरे चिंता की तरफ बढ़ रही है। भारत में आज 52,000 से ज्यादा एक दिन में मामले सामने आए हैं। पाकिस्तान में भी आंकड़ों के मुताबिक जून में जहां हर दिन 6,000 नए मामले आ रहे थे, जुलाई के मध्य में वहां 2,000 के आसपास मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं। और बांग्लादेश में भी जून के मुकाबले जुलाई में मामले गिरे हैं। वहीं नेपाल और श्रीलंका के मामले में भी दोनों में मौतें कम हैं और नेपाल में तो एक साथ 100 दिन का लॉकडाउन किया गया था। दक्षिण एशिया में दुनिया भर की जनसंख्या का 1/4 हिस्सा बसता है, लेकिन इस इलाके में दुनिया भर के मामलों में से महज 12% मामले ही हैं। तो चलिए हम आपको अब दिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर हम 27 जुलाई तक के आंकड़ों को ले तो अलग अलग देशों में किस तरह से जो आंकड़े हैं वो आगे बढ़े हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अफगानिस्तान के साथ और उसके बाद अलग अलग देशों के हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे आंकड़े। तो ये हम आपको अफगानिस्तान का आंकड़ा दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा गिरावट आई है जैसे जैसे वक्त गुजरा है, महीने गुजरे हैं। जुलाई में देखिए कितनी गिरावट आई है। जून में यहां आपने कहीं ना कहीं देखा था कि सबसे ज्यादा मामले आ रहे थे, जैसा कि कई एशियाई देशों में देखा गया। तो अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा गिरावट इस वक्त आ रही है, जो डेली फ्रेश केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश ने भी कहीं ना कहीं मिड जून में ही सबसे ज्यादा मामलों की रिपोर्टिंग की थी और जुलाई में उसके आंकड़ों में गिरावट आने लग गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी 3,000 से भी कम प्रतिदिन मामले रिपोर्ट कर रहे हैं वो। तो ये कहीं ना कहीं एक उनके लिए राहत की बात है। बांग्लादेश के आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत की। तो भारत में चिंता की बात ये रही है कि आपने जैसे कि देखा उन दो देशों में कहीं ना कहीं कर्व फ्लैटन होकर के फिर गिरने लग गई है। भारत में ये कर्व जो है वो ऊपर ही जा रही है। और ये आपको बता दें कि आज का जो अगर हमने इसमें आंकड़ा लगाया होता उसमें 52,000 के पार जा चुका है, यानी कि 50,000 वाला जो मार्क है उससे भी ऊपर ये ग्राफ जाता। तो यह दिखाता है कि भारत में उन दोनों देशों के मुकाबले अभी भी बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। नेपाल को देखते हैं। नेपाल में 100 दिन का लॉकडाउन किया गया था और उसका असर देखिए जुलाई में किस तरीके से मामलों का ग्राफ नीचे गिरा है। पाकिस्तान हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। वो भी यही अपने आंकड़ों के हिसाब से हमें बता रहा है कि कहीं ना कहीं मिड जून में पीक करने के बाद वहां सबसे ज्यादा मामले उस वक्त आ रहे थे पर डे के, हम आपको जो दिखा रहे हैं, और उसके बाद गिरावट आई है। आज की डेट में देखिए 2,000 से भी कम मामले पाकिस्तान प्रतिदिन के रिपोर्ट कर रहा है, यानी कि डेली केसेस उसके बहुत कम हो गए हैं। अब हम श्रीलंका की बात करते हैं। ये सब हमारे पड़ोसी देश हैं और ये सब हमसे बेहतर कर रहे हैं। आप श्रीलंका में देखिए बीच बीच में पीक आए हैं, मामले गिरे हैं, फिर हमने देखा जुलाई में भी एक पीक आया है, लेकिन फिर से मामले काफी कम हो गए हैं। तो ये ग्राफ्स आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से भारत के मुकाबले हमारे पड़ोसी देश कहीं बेहतर कर रहे हैं। हमारा ग्राफ कहीं पे भी नीचे आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हम आपको अब डेथ्स यानी कि मौतों का आंकड़ा दिखाते हैं। एशियाई देशों में कोरोना से मौत के आंकड़े भी गौर करने के लायक हैं। हालांकि कई एक्सपर्ट्स ये भी दावा करते हैं कि इन देशों में मौतों का आंकड़ा ठीक से रजिस्टर नहीं होता है और कई बार मौत की वजह को गलत आंक लिया जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप आंकड़ों को देखें तो भारत में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 30,000 के पार हम जा चुके हैं मौत के आंकड़े में। अब नजर डालते हैं दूसरे देशों के मौतों के आंकड़ों में, जिससे हम कंपैरिजन कर सकें। ये आप चीन का आंकड़ा देखिए। चीन ने एकदम से, हालांकि कई लोग इनके आंकड़ों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन चीन अभी जो अपने ऑफिशियली आंकड़े रिपोर्ट कर रहा है उसके मुताबिक उसने मौत को एकदम रोक दिया है। बहुत कम, मुश्किल से कभी कभार एक आध मौत की खबर आ जाती है और उसके बाद उसने बिल्कुल रोक दिया। जापान को देखिए, उसने भी अपने मौत के आंकड़े जो कि बढ़ रहे थे, जो अप्रैल में ऊपर जा रहा था, उसको एकदम से उसने जुलाई में आते आते उसे एकदम रोक दिया है।
यही हम पाकिस्तान के साथ भी देख रहे हैं। ये सभी देश जो हैं, इन सब के आंकड़े जून में बहुत बढ़ रहे थे, लेकिन जुलाई के अंत तक आते आते इन्होंने अपने आंकड़े को कहीं ना कहीं, जिसे हम कर्व को फ्लैटन करना कहते हैं, यानी कि जो ऊपर की तरफ कर्व जारी थी उसको कहीं ना कहीं सतह उसकी जो है वो हल्की कर दी है, उसकी ऊपर जाने को कम कर दिया है। ये प्रूव करता है कि हम कहीं ना कहीं इन देशों से पीछे हैं। टेस्ट पर अगर नजर डालें, एशियाई देशों में टेस्टिंग का हाल कुछ खास अच्छा नहीं है। एक तरफ चीन वैसे ये दावा करता है कि दुनिया के सबसे ज्यादा टेस्ट उसके यहाँ ही हो रहे हैं, वहीं पाकिस्तान जो है वो कभी किसी एक दिन में 31,000 टेस्ट करता था, लेकिन आज वो बहुत कम टेस्ट हो गए। और बांग्लादेश ने तो टेस्ट के लिए कीमत वसूलनी शुरू कर दी है, इसलिए टेस्टिंग और भी कम हो गई है। आप देखिए भारत का जो आंकड़ा है टेस्टिंग का, वो 1 करोड़ के पार है, 1,77,00,000 के पार है, जो कि अच्छा आंकड़ा है, लेकिन अगर आप ग्लोबल एवरेज के साथ देखें तो ये अच्छा नहीं है। रूस जो दावा कर रहा है उसके मुताबिक वो 2 करोड़ के भी पार टेस्ट इस वक्त कर चुका है। चीन जो कि नंबर 1 टेस्टिंग में होने का दावा करता है दुनिया भर में, वो 9 करोड़ के पार टेस्ट कर चुका है। वहीं पाकिस्तान का आंकड़ा देखिए 19,31,000, ईरान का आंकड़ा देखिए 23,80,122, बांग्लादेश का आंकड़ा देखिए 11,37,000। इस तरह तो टेस्टिंग हो रही है। दक्षिण कोरिया में 15,56,215। तो ये टेस्टिंग के आंकड़े हैं जो कि एशिया में कुछ खास अच्छे नहीं है। इन आंकड़ों को हम क्यों दिखा रहे हैं? आंकड़े बहुत अहम हो जाते हैं। ये हमें बताते हैं कि किस तरीके से हमारी स्थिति इस वक्त है दूसरे देशों के मुकाबले। हमने बात की डॉक्टर प्रभात झा से, जो कि सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ रिसर्च टोरंटो यूनिवर्सिटी कनाडा से हैं, और उन्होंने हमें बताया कि भारत की स्थिति इस वक्त वो किस तरह आंकते हैं। हर एक कंट्री डिफरेंट है, तो ऐसा कंपेयर सीधे नहीं कर सकते हैं एक कंट्री से दूसरे, लेकिन ये क्लियर है कि इंडिया में कम्युनिटी ट्रांसमिशन काफी दिन से चल रही है। और फॉर्चुनेटली ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च पहले से वो लोग बोल रहे थे कि नहीं है कम्युनिटी ट्रांसमिशन, और वो आई थिंक एकदम गलत था। फरवरी से मार्च, अर्ली मार्च से कम्युनिटी ट्रांसमिशन काफी जगह हो रहे हैं इंडिया में। लेकिन अभी जो टास्क है कि समझने कहाँ हो रहे हैं और कितने लोग में हो रहे हैं, तो इसलिए ही डेटा ही जरूरत है काफी जगह में। और अगर इंडिया इतने बड़े हैं, इतने, इंडिया इज अ कॉन्टिनेंट, और जो एक चीज जो काम करेगा एक एरिया में, तो वो बाद में दूसरे एरिया में भी काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि गवर्नमेंट एकदम डिलिजेंट रहना है। वही जो WHO का स्ट्रेटजीज है, टेस्टिंग बढ़ाने, डेटा को समझने और रिपोर्ट करने, और क्वारंटीन और आइसोलेशन को, ये सब स्ट्रेटजीज करने। और कोई रास्ता तो नहीं है इंडिया के लिए। वैक्सीन नहीं है, ट्रीटमेंट सब थोड़ा सा काम करते हैं, लेकिन एकदम 100% काम तो नहीं करते हैं ट्रीटमेंट्स। तो यही रास्ता है। तो बिना डेटा इंडिया का रास्ता कुछ खुलेगा नहीं। तो डॉक्टर झा और दूसरे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ICMR माने ना माने, हमारे देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है। डॉक्टर झा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या लॉकडाउन जब हमने किया था उसका असर देखने को मिला था, और कहीं ना कहीं अब वक्त के साथ जो फायदे हमें हुए थे हमने वो गंवा दिए हैं? वो लॉकडाउन एक फायदा भी किया है और वो हार्म भी किया है। फायदा क्या कि ये ट्रांसमिशन थोड़ा स्लो जरूर क्या होगा जब लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन के साथ काफी लोग, वो पर्टिकुलरली यंग मैन, वो शहर से रूरल एरियाज चले गए थे, जैसे बॉम्बे से बिहार चले गए। और इसका मतलब जो इन्फेक्शन जो उस टाइम में चल रहा था बॉम्बे में, वो रूरल एरियाज चले गया है लॉकडाउन के कारण। तो दोनों फायदा है, थोड़ा रिडक्शंस है इन जो ग्रोथ है, लेकिन स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन रूरल एरियाज का भी हुआ है लॉकडाउन के कारण। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका। और हमारे साथ एक और अहम शख्स जुड़े हैं, प्रोफेसर फहीम यूनुस हैं, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सिस्टम के हैं, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना असर होता है
एंटीबॉडीज का हमारे शरीर पर। अक्सर ये खबरें आती रही कि एंटीबॉडीज कुछ वक्त के बाद इंसानी शरीर में कोरोना वायरस से जो लड़ती हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो क्या हमें चिंता करने की जरूरत है? क्या हमें ये डर है कि दोबारा इन्फेक्शन हो जाएगा? तो हमने जब ये बात प्रोफेसर यूनुस से पूछी तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। Yeah, I don't think the antibodies tell the whole story. मुझे नहीं लगता है कि एंटीबॉडी पूरी कहानी बयां करते हैं। एंटीबॉडी की घटना बहुत सामान्य है। इंसानी शरीर को आसानी से दूसरी बार ठगा नहीं जा सकता है क्योंकि कई अंग हैं। बी सेल जो कि एंटीबॉडी बनाते हैं, लेकिन टी सेल भी होती है जो एक मेमोरी सेल की तरह होती है जिसे शरीर पर हमला करने वाले वायरस याद रहते हैं। इसलिए अगर वही वायरस दोबारा हमला करता है तो शरीर इसके लिए तैयार रहता है। शरीर जानता है कि कौन सी एंटीबॉडी दोबारा जल्दी से बन सकती है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि लोगों को दोबारा संक्रमित होने को लेकर चिंतित होने की जरूरत है। और डॉक्टर यूनुस से हमने ये भी जानना चाहा कि वैक्सीन को लेकर के इतनी उम्मीदें हैं, सब नजरें गड़ाए बैठे हैं कि कब वैक्सीन बनेगी और कब वो सबको मिलेगी। तो कैसे ये इंश्योर किया जाएगा कि वक्त रहते बने और सबको मिले, यानी सिर्फ अमीर देशों के पास ही ना जाए? इस पर हमने जानने की कोशिश करी कि वो क्या मानते हैं। इस महामारी की शुरुआत से मैं कहता आ रहा हूं कि हमें अति से बचना चाहिए। अति हर जगह मना है। लोगों को लगता है कि यह सिर्फ फ्लू है या फिर वो पूरी तरह घबरा जाते हैं। एक बार फिर वैक्सीन के साथ भी ऐसा ही होगा। एक अति लोगों का अति खुश होना है, मानो बटन दबाया और महामारी चली जाएगी। वैक्सीन डेवलप करना और वैक्सीन हासिल करने में बड़ा अंतर है, बहुत लंबा चेन है। लेकिन जब हमसे इसका वादा किया जाए तो हमें बहुत सचेत रहना होगा। अब भी हमें टेस्ट करना है, वैक्सीन के असर को देखना है। यह 100% नहीं होने जा रहा है। लोगों को इसे समझने की जरूरत है। ऐसे लोग होंगे जिन्हें वैक्सीन लगेगी और दोबारा कोरोना वायरस से संक्रमित होंगे। मैं आज आपको कहता हूं कि ऐसा होगा। कुछ लोग जिनकी जिंदगी आईसीयू में खत्म हो रही है, संभव है उन्हें फिर बुखार हो और घर पर ही ठीक हो जाए। मतलब वैक्सीन के बाद हल्की बीमारी होगी। दूसरी बात है वैक्सीन की पहुंच की। हमें नहीं पता कि किस तरह दुनिया भर में वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। याद रखें कि हम सभी लोगों को पीपीई किट नहीं दे सकते और ना ही सभी का कोरोना टेस्ट कर सकते हैं। यह मान लेना कि 7 अरब वैक्सीन का दाता तार्किक नहीं है। इसलिए एक बार फिर हमें संयमित रहना होगा और अपनी बारी का इंतजार करना होगा, क्योंकि जिन लोगों को ज्यादा खतरा है पहले उन्हें वैक्सीन दी जाएगी, उसके बाद ही आम लोगों तक वैक्सीन उपलब्ध होगी। लेकिन लोगों को यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अगर यह टेस्ट क्रिकेट की तरह है तो हम अब भी पहली पारी में ही हैं, और अगर यह वनडे की तरह है तो हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है। यह महामारी 2021 में भी जारी रहेगी। Pandemic is likely to last throughout 2021. तो हो सकता है कि 2021 में भी ये महामारी जारी रहे, तो ये चिंता की बात है। लेकिन डॉक्टर फहीम, अगर वैक्सीन आती है और कोरोना वायरस म्यूटेट कर जाता है तो इससे क्या होगा? Different for different viruses. HIV mutation. म्यूटेशन अलग अलग वायरस के लिए अलग होता है। HIV म्यूटेशन, इन्फ्लुएंजा म्यूटेशन और फिर कोरोना वायरस म्यूटेशन। अब तक की अच्छी चीज ये है कि कोरोना वायरस का रूप बदलता है, लेकिन इसका ज्यादा असर नहीं होता। इनसे संक्रमण का जरिया नहीं बदलता है, ड्रॉपलेट्स बनी रहती है। जब आप बाजार में लोगों की बड़ी भीड़ देखते हैं तो वो अलग दिखते हैं, लेकिन हैं इंसान ही। सभी खाते पीते हैं, सभी का जीवन काल एक होता है। इसी तरह से कोरोना वायरस को देखिए, वो अलग हो सकते हैं लेकिन आखिर में सब कोरोना वायरस ही हैं। वो भी उसी नियम से जीते हैं और मरते हैं, जो कि हमारे लिए अच्छा है। इसका मतलब यह है कि म्यूटेशन से हमारा ट्रीटमेंट और वायरस की समझ नहीं बदलती है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो डॉक्टर फहीम कह रहे हैं हमें चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि ये जो बीमारी है वो 2021 में भी जारी रह सकती है। अब वक्त आ गया है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का। हमारे साथ डॉक्टर विजय हड्डा जुड़ गए हैं, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं पल्मोनरी मेडिसिन एम्स के। शुक्रिया डॉक्टर हड्डा। हम पहला सवाल ले लेते हैं, जो कि हमें प्रिंस राज ने भेजा है। सुनिए उनका सवाल। मेरा प्रश्न कोरोना वायरस को लेकर यह है
कि वायरस का प्रचार प्रसार हवा में भी हो सकता है। इस तथ्य में कितनी प्रामाणिकता है? और यदि कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है तो क्या वे दूसरे व्यक्ति को वस्तुओं के माध्यम से, जैसे कि अखबार, पॉलीथीन आदि के माध्यम से संक्रमित कर सकता है? इस कथन में कितना फैक्ट और कितना मिथ है? धन्यवाद। डॉक्टर हड्डा। देखिए, ये जो सवाल इन्होंने पूछा है, आजकल काफी इसके बारे में चर्चा हो रही है डॉक्टरों के बीच में भी, वैज्ञानिकों के बीच में भी, कि ये वायरस हवा में कितना फैल सकता है। तो इसके बारे में यही कहूँगा, देखिए कुछ डाटा है जो इस बात को सपोर्ट करता है कि वायरस हवा के द्वारा भी फैल सकता है, लेकिन अभी भी दुनिया भर में सारे वैज्ञानिक और डॉक्टर यही मानते हैं कि इसका प्रीडोमिनेंट जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है वो ड्रॉपलेट ही है। ठीक, तो इसलिए आई थिंक अगर हम जो ये हैंड हाइजीन, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का अगर फॉलो करेंगे तो संक्रमित होने का चांसेस काफी कम हो जाता है। दूसरा इन्होंने पूछा कि क्या चांस है इनको वस्तुओं से फैलने का। हाँ, बिल्कुल ऐसे हो सकता है कि अगर संक्रमित व्यक्ति या जिसको कोरोना वायरस इन्फेक्शन है वो खांसी करे या छींके या बोलते हुए जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो किसी सामने वस्तु पे गिर जाए, जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, मोबाइल फोन हम यूज करते हैं, या लेट्स से हम ग्लास ऑफ वाटर हमारे पास रखा, हमने पानी पिया, उसके ऊपर गिर गए हैं, तो जैसे ही दूसरा जो आदमी है या पर्सन है जो उसको छूता है तो वो उस वस्तु से उसके हाथ पे जा सकते हैं, और जैसे हम उस हाथ से अपने मुंह को, नाक को या आंख को छुएंगे तो जो वायरस है हमारे शरीर में ट्रांसमिट कर सकता है। तो आई थिंक मैं सिंपल ये कह सकता हूँ कि हाँ, जो ये चीजें हैं जो हमारे चारों तरफ होती हैं उनसे इन्फेक्शन हो सकता है अगर वो किसी संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आए हैं तो। जी, तो इसीलिए कहते रहते हैं कि हाथ धोएं, बार बार सफाई रखें। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। दीक्षा भारती का दिल्ली से सवाल पूछ रही हैं। मेरा नाम दीक्षा भारती है और मेरा ये क्वेश्चन है कि जिम खुल गए हैं तो हमारे लिए जिम जाके एक्सरसाइज करना कितना सेफ है? जी डॉक्टर। देखिए दीक्षा जी, सवाल आपका बहुत अच्छा है, और एक तरफ ये खुशी की बात है कि जिम खुल गए हैं, क्योंकि सारे लोग घर पे पड़े पड़े भी एक तरह से, मतलब फिजिकल इनएक्टिविटी भी एक तरह से बीमारियों का ही घर होता है, तो कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ जिम में ही जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो उनके लिए खुशी की बात है। पर जहाँ तक कोरोना की बात है तो मेरे को लगता है कि आप जिम जाइए, लेकिन हमें सारी सावधानियां बरतनी है जो अभी तक हम फॉलो करते आए हैं, जैसे कि हैंड हाइजीन है, कि जैसे आप किसी चीज को छूते हो तो तुरंत उसके बाद अपने हाथ धोइए, और स्पेशली जब आप जैसे मान लो जिम में कोई डंबल कर रहा है या कोई और कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो डंबल छूने के बाद में कभी भी अपने हाथ को फेस पे, नाक पे या आंख पे मत छूइए। अगर किसी वजह से आपको छूना भी है तो हैंड को अच्छी तरह वॉश करने के बाद ही छुएं, सैनिटाइजर साथ में रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें। तो अगर ये सारी चीजें करेंगे तो मेरे को लगता है कि कुछ हद तक हम इस संक्रमण को रोक पाएंगे। बिल्कुल, जिम में खास ख्याल रखें, ये डॉक्टर साहब जरूर बताना चाह रहे हैं। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका। बिल्कुल। तो चलिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानिए कि कौन सी ऐसी अफवाहें हैं जिनसे आपका बचना है जरूरी। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। जाते जाते आपको याद दिला दें कि हमेशा मास्क पहने और सफाई बरतें। नमस्कार।